भारत में सबसे पहले किसने पाषाण युगीन सभ्यता पर अनुसंधान प्रारंभ किया था? तो रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट द्वारा जो है सबसे पहले पाषाण युगीन सभ्यता पर अनुसंधान प्रारंभ किया गया था। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट को 1863 ईस्वी में मद्रास के पल्लवरम से पहला भारतीय पुरा पाषाण मिला था। ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है कि पहला भारतीय पुरा पाषाण 1863 में मद्रास के पल्लवरम से मिला था। तभी से भारत में पाषाण युगीन सभ्यता पर अनुसंधान प्रारंभ हुआ। सीजे थॉमसन, आपने सुना होगा, त्रियुगी जिन्होंने विभाजन किया था जो है पाषाण सभ्यता का। तो सीजे थॉमसन किस देश के भूवैज्ञानिक थे? डेनमार्क के थे। इनके बारे में इंपॉर्टेंट क्या है? डेनमार्क के राष्ट्रीय संग्रहालय के अध्यक्ष सीजे थॉमसन ने अध्ययन की सुविधा के लिए 1861 ईस्वी में मानव इतिहास को तकनीकी आधार पर, मतलब पूरे मानव इतिहास को टेक्निकल आधार पर यानी साक्ष्यों के आधार पर 3 भागों में बांटा था: पाषाण काल, धातु काल और लौह काल। पूरा पाषाण काल के उपकरण किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? भीमबेटका से पूरा पाषाण युग के जो है उपकरण प्राप्त हुए हैं। पूरा पाषाण कालीन संस्कृति के अवशेष सोहन नदी घाटी, भोपाल के निकट भीमबेटका नामक स्थान, बेलन घाटी और नर्मदा नदी घाटी से प्राप्त हुए हैं। मध्य पाषाण काल में पशुपालन का सबसे प्राचीन साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुआ है? बागोर नामक स्थान है, वहां से जो है मध्य पाषाण काल में पशुपालन के सबसे प्राचीन जो है साक्ष्य प्राप्त हुए। तो ये बागोर कहाँ पर है? राजस्थान में स्थित है। ये जरूर याद रखिएगा आप जो है कि बागोर नामक प्लेस राजस्थान में है। और आदमगढ़ आप सुनते आते हैं, आदमगढ़ कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5वां। निम्नलिखित में से किस स्थान से मानव के अस्थिपंजर प्राप्त हुए हैं? तो सराय नाहर मध्य पाषाण काल के मानव के अस्थि पंजर या शारीरिक ढांचा का सबसे पहले अवशेष प्रतापगढ़ जो उत्तर प्रदेश में जिला है उसके सराय नाहर तथा महदहा नामक 2 स्थानों से प्राप्त हुए हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नवपाषाण काल में किस स्थान से गर्तावास के साक्ष्य प्राप्त हुए? तो गर्तावास आप जानते हैं बुर्जहोम यानी जो जम्मू कश्मीर में है। तो नवपाषाण काल में बुर्जहोम एवं गुफ कराल से गर्तावास या गड्ढा घर प्राप्त हुए हैं। ये दोनों कश्मीर में स्थित हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो विकल्पों से मेहरगढ़ यहाँ पर सही है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित मेहरगढ़ से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। प्रागैतिहासिक काल के किस स्थान से मानव के साथ कुत्तों को भी दफनाने का प्रचलन था? तो इसके साक्ष्य हमको प्राप्त हुए बुर्जहोम जो कश्मीर में है। तो बुर्जहोम श्रीनगर की में जो खोज 1935 ईस्वी में डी टेरा तथा पीटरसन ने की थी। इस स्थल से मानव के कुछ समाधान प्राप्त हुए हैं जिसमें कुत्तों की हड्डियां भी साथ में प्राप्त हुई हैं। तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि मानव को कुत्तों को जो है उनके जो मालिकों के साथ में ही दफना दिया जाता था। फिर भारत में चावल के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कोल्डिहवा से प्राप्त हुए हैं चावल के प्राचीनतम साक्ष्य। ये जो है चावल का प्राचीनतम साक्ष्य जो 7000 से 6000 ईसा पूर्व का है, इलाहाबाद के निकट कोल्डिहवा से प्राप्त हुआ है। इस नवपाषाण युग के निवासी सबसे प्राचीन कृषक समुदाय से संबंधित थे। ये लोग मिट्टी और सरकंडे के बने गोला घर और आयताकार घरों में रहते थे। तो ये व्याख्या काफी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो चिरांद नामक स्थान जो है छपरा बिहार में है। मेहरगढ़ नामक जो है पूरा पाषाण कालीन जो है स्थल बलूचिस्तान में है। लेकिन जहां नेवासा की बात करें तो नेवासा गुजरात में नहीं स्थित है। नेवासा महाराष्ट्र के गोदावरी की सहायक प्रवरा नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित है। तो नेवासा कहां पर है? महाराष्ट्र में है। और यहाँ से क्या खासियत है? यहाँ से चाक पर बने लाल सतह पर काले मृदभांड और बड़े बड़े कलश प्राप्त हुए हैं। फिर अगला हम देखते हैं डी ऑप्शन। संगनकल्लू कहां पर है? बेलारी कर्नाटक में जो है स्थित है। ये निम्नलिखित में से प्रागैतिहासिक काल का कौन सा स्थल बिहार राज्य में स्थित नहीं है? तो ये हमको बताना है। तो चिरांद, बरूडीह और ओरिअप ये तीनों जो है बिहार राज्य में स्थित हैं। जबकि ब्रह्मगिरी जो है कहां पर स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। ब्रह्मगिरी नामक पूरा स्थल कर्नाटक राज्य में स्थित है। यहां से प्राप्त अवशेष नुकीले हत्था
तांबे की रुखानियां, तांबे व कांसे की एक एक छड़, अंडाकार कुठार, मृडभान आदि यहाँ से प्राप्त हुए हैं। नवपाषाण काल में किस स्थल से हड्डी के उपकरण मिले हैं? तो हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए चिरांद में। चिरांद कहाँ पर है? अभी ऊपर भी डिस्कशन हुआ आया था, ये चिरांद नामक स्थान जो बिहार में है। तो चिरांद नामक नवपाषाण कालीन से पूरा पाषाण से प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण पाए गए हैं, जो कि मुख्यतः हिरण की सींगों से बने हुए हैं। किस स्थल से प्रागैतिहासिक काल से में भैंस का साक्ष्य मिला है, मतलब भैंस के पालन का? तो इसका उत्तर है मेहरगढ़। मेहरगढ़ जो बलूचिस्तान में स्थित है, इस पूरा स्थल का खनन जो है जेरिंग और लेसेवालियर द्वारा, तो इसको याद रखिएगा, जेरिंग और लेसेवालियर द्वारा जो है मेहरगढ़ का जो है उत्खनन किया गया था। इस पूरा स्थल से भैंस के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। रॉबर्ट्स ब्रूटफूट, जिन्होंने भारत का प्रथम पूरा पाषाणिक उपकरण की खोज की थी, वो मूलतः कहाँ के क्या थे? एक भूवैज्ञानिक थे, यानी एक जियोलॉजिस्ट थे। भारतीय भूवैज्ञानिक रॉबर्ट ब्रूटफूट ने 1863 ईस्वी में मद्रास के समीप पल्लावरम से पहला भारतीय पाषाण युगीन पूरा पाषाण युगीन स्थल की खोज की थी, जो क्वेश्चन नंबर 1 में भी इसका डिस्कशन हुआ था अभी। अब बात करते हैं भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ नामक पाषाणकालीन प्राचीन बस्ती पाकिस्तान में स्थित बलूचिस्तान प्रांत में है। यहाँ से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए। यहाँ पर गेहूं, जौ, खजूर और कपास की खेती की जाती थी। निम्नलिखित में से किस स्थल से मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त हुई है? लोहंदा। लोहंदा नामक स्थान है, ये बेलन घाटी इलाहाबाद में स्थित लोहंदा नाले से अस्थि निर्मित मातृ देवी की मूर्ति मिली है, जो उत्तर पूरा पाषाण काल युगीन है। निम्नलिखित मध्य पाषाण कालीन पुरास्थलों में किस स्थल का उत्खनन जी.आर. शर्मा द्वारा नहीं कराया गया है? जब भी कोई क्वेश्चन पढ़िए तो नहीं पे जरूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जो है क्वेश्चंस इसी से ज्यादा गलत होते हैं, हम लोग नहीं को ध्यान नहीं देते हैं। तो वीरभानपुर जो है इसका उत्खनन नहीं कराया गया। अब इसके डिस्क्रिप्शन देखते हैं। वीरभानपुर नामक पूरा स्थल पश्चिम बंगाल जिले के बर्धमान में स्थित है। इसका उत्खनन बीबी लाल ने कराया था, ये याद रखिएगा, वीरभानपुर को बीबी लाल ने उत्खनन कराया था। और ये कहां पर स्थित है? वेस्ट बंगाल में स्थित है। शेष स्थल सराय नाहर राय, महदहा, दमदमा नामक तीनों पुरास्थलों का उत्खनन जी.आर. शर्मा द्वारा कराया गया था। यह तीनों स्थल उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिलों में स्थित है, यानी महदमा, दमदमा और सराय नाहर राय, ये प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के स्थलों के नाम हैं। मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु को औजार बनाने में प्रयुक्त किया था? तो सभी जानते हैं, तांबा। तांबा का सबसे पहले मनुष्य ने प्रयोग किया था। मनुष्य ने पत्थर एवं तांबे के पत्थरों के औजारों के साथ साथ प्रयोग किया था। उस काल को ताम्र पाषाण कालिक काल कहते हैं, क्योंकि तांबा और पाषाण दोनों का साथ में उपयोग होता था। सर्वप्रथम औजारों के बनाने में तांबा धातु का ही प्रयोग मिलाया गया और तांबे का सर्वप्रथम प्रयोग लगभग 5000 ईसा पूर्व किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा उत्खनन स्थल महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? तो गिलुंड नामक स्थान जो है ये महाराष्ट्र में नहीं स्थित है। गिलुंड स्थल जो है ताम्रपाषाण अवस्था के मुख्य क्षेत्र दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में स्थित है, तो इसको याद रखिएगा। गिलुंड कहाँ पर है? राजस्थान में है और ये ताम्रपाषाणीन युगीन स्थल है। निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा स्थल जोरवे संस्कृति का नहीं है? तो इसका उत्तर है मेहरगढ़, क्योंकि जोरवे संस्कृति का सबसे विस्तृत उत्खनन जो है का केंद्र कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। यह उत्खनन स्थल है नेवासा, दैमाबाद, चंदोली, इनाम गांव और सोनगांव। जोरवे संस्कृति ग्रामीण थी, फिर भी इसकी कई बस्तियां जैसे दैमाबाद और इनाम गांव में नगरीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी। जोरवे संस्कृति का सबसे स्थलों में सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो जोरवे संस्कृति आप जानते हैं महाराष्ट्र के जो है आसपास के इलाकों में, महाराष्ट्र में जो है
जो है विकसित हुई थी। तो इसमें से दैमाबाद जो महाराष्ट्र में ही स्थित है, ये सबसे बड़ा स्थल है। इसके अलावा देखते हैं नेवासा, दैमाबाद, चंदौली, सोनगांव, इमाम गांव आदि जोरवे संस्कृति के स्थल हैं। जोरवे स्थलों में से सबसे बड़ा कौन सा है? दैमाबाद है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पूरा पाषाण कालीन संस्कृति हैंड एक्स, क्लीवर और स्क्रेयर आदि विशिष्ट उपकरणों पर आधारित है। मध्य पाषाण काल में प्रयुक्त होने वाले उपकरण बहुत छोटे थे, इसलिए उन्हें माइक्रोलिथ कहा गया। तो ये दोनों कथन पहले और दूसरे तो बिल्कुल सही हैं। उसके बाद हम देखते हैं नवपाषाण युग के प्रथम प्रस्तर उपकरण उत्तर प्रदेश के टोंस नदी घाटी में सर्वप्रथम 1860 ईस्वी में लेमेंसुयर ने प्राप्त किए थे। तो ये भी कथन बिल्कुल सही है। पूरा पाषाण काल के मनुष्य मुख्यतः होमो सेपियंस जाति के थे, यही वाला गलत है, क्योंकि पूरा पाषाण काल के जो मुख्यतः जो है लोग थे, मनुष्य थे, वो नेग्रिटो जाति के थे। उनका जो है जो निर्जातीय विभाजन था वो नेग्रेटिव के अंतर्गत आता था। स्थल और उनके संस्कृति से मेल मिलाप करना है तो चोपानी मांडो जो है मध्य पाषाण काल का एक स्थल है। कुल्ली जो है ये पूर्व हड़प्पन स्थान है, यानी हड़प्पा संस्कृति से पहले का स्थान है। अतिरपक्कम ये जो है पूरा पाषाण काल से संबंधित है, और इनाम गांव जो है ये ताम्र पाषाण कालीन स्थल है। तो इस तरह से ये जो है सुमेलन हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से किस स्थल से मध्य पाषाण कालीन भेड़ बकरी आदि की हड्डियां प्राप्त हुई हैं? तो आदमगढ़ से। आदमगढ़ कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में स्थित है। यहाँ से मृत भांडों के टुकड़े और बड़ी मात्रा में जंतुओं के अवशेष पाए गए हैं, जिनमें भेड़ बकरी के अवशेष भी शामिल हैं। भीमबेटका गुफाओं की खोज किसने की थी? V.S. वाणकर द्वारा की गई थी। भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। इस स्थल की खोज 1928 ईस्वी में V.S. वाकड़कर ने की थी। यहाँ पर शैलाश्रय एवं गुफाएं पाई गई, जिनमें मध्य पाषाण काल के उपकरण भी प्राप्त हुए हैं। मध्य पूरा पाषाण काल में प्रयुक्त पत्थर किस प्रकार के थे? जैस्पर, चर्ट और चाल्डेस्नी जो है ये इसका प्रकार था। मध्य पूरा पाषाण काल के मुख्यतः फलक उपकरणों पर जोर दिया जाता था और खुरचने वाले यंत्रों की प्रचुरता रही, जैसे चर्ट, चाल्डेस्नी इसमें जो है प्रमुख जो है औजार थे। फिर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित स्थलों में से किस स्थल की खुदाई प्रस्तर युग से हड़प्पा संस्कृति तक निरंतर वास और संस्कृति विकास का प्रमाण मिलता है? यानी ऐसे कौन से स्थल है जो जहां पर पाषाण काल से लेके और हड़प्पा संस्कृति तक सभी तरह के साक्ष्य मिले हैं? तो ऐसा स्थल है मेहरगढ़। मेहरगढ़ जो है जो बलूचिस्तान में है, आज के पाकिस्तान में स्थित है। इसकी स्थल की खोज जो है 1977 में एक फ्रांसीसी पुरातत्ववेत्ता दल ने की थी। इस पुरातत्व का खनन जो है जेरिंग और लेस्वायर ने किया था। यह स्थल संभवतः सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे ज्यादा करीब और नवप्रस्तर युगीन पुरास्थल है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो हमको ये देखना, दक्षिण भारत में गुंटूर और कुर्नूल जिलों में पुरा पाषाण कब्रें मिली हैं, ये बिल्कुल सही कथन है। भारत में पुरा पाषाण कालीन मानव अग्नि का प्रयोग से परिचित थे। तो पुरा पाषाण काल में अग्नि का आविष्कार ही नहीं हुआ था, तो पुरा पाषाण काल की जगह यहाँ पर क्या होना चाहिए था? मध्य पाषाण काल या नव पाषाण काल, क्योंकि अग्नि का आविष्कार बाद में हुआ था। तो ये इसमें गलत है। और भी हम सही देख लेते हैं। उत्तर भारत में ताम्र युग तथा आरंभिक लौह युग की पृथक पहचान की जा सकती है, हालांकि दक्षिण भारत में लौह युग पाषाण युग के तुरंत बाद आरंभ होता है। तो ये भी साक्ष्यों के आधार पर सही है। कैमूर, श्रेणी और मिर्जापुर जिले में पुरा पाषाण कालीन चित्रशाला नहीं मिली है, तो ये भी सही है। फिर अब इसमें जो व्याख्या दी है, अग्नि का प्रयोग मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण या नव पाषाण काल में प्रारंभ हुआ था। भारत में पुरा पाषाण कालीन मानव अग्नि के प्रयोग से परिचित नहीं थे। 29वां प्रश्न है, भारत में पूर्व प्रस्तर युग में अधिकांश औजार किससे बनते थे? स्फटिक के बनते थे। पूर्व पाषाण काल में क्वार्टजाइट मुख्य रूप से कच्चा पदार्थ होता था, इसी को हिंदी में स्फटिक के नाम से जानते हैं। और मध्य पाषाण काल में अधिकांश क्षेत्र ने 100% जैस्पर, चर्ट या इसी तरह के चमकदार शैल अपना लिए थे। सबसे पहले मानव सदृश प्राणी जो प्राग्ञ विज्ञान यानी जिसको होमोसेपियंस से प्रजाति रूप से भिन्न था, उससे समानता कैसे जाना जाता है?
पिथेकैंथ्रोपस के नाम से जानते हैं। ये जो है मानव सदृश प्राणी होता था। तो आरंभिक मध्य के अत्यंततः नूतन काल में विश्व के अनेक भागों में अधिक विकसित मानव प्रजाति का आविर्भाव हुआ। इसे हम पिथेकैंथ्रोपस या इरेक्टस कहते हैं। इरेक्टस जो है मानव की प्रजाति थी जिसने सीधे खड़े होकर चलना प्रारंभ किया था सबसे पहले। निम्नलिखित में से ताम्र संचय का संबंध किससे है? तो काले एवं लाल मृदभांड का जो है संबंध ताम्र संचय से है। काले व लाल मृदभांडों का संबंध ताम्र पाषाण समुदाय के चाकों में होता था। जो चाक बनाए जाते थे जो है बर्तन आदि के निर्माण के लिए, उनमें इसका प्रयोग होता था। फिर सूची हमको का मिलान करना, स्थान का नाम और वो किस संस्कृति से संबंधित है। तो रंगपुर जो है ताम्र पाषाण कालीन स्थल है। सोहन जो है पुरा पाषाण कालीन स्थल है। आदिच्य नल्लूर ये जो है महापाषाण कालीन स्थल है। और बुर्ज होम जो है ये नवपाषाण कालीन स्थल है। तो इस प्रकार से जो है इसका सही सुमेलन होगा। रंगपुर ताम्रपाषाण, सोहन पुरा पाषाण काल, आदित्य नचूर जो है महापाषाण काल का और बुर्ज होम जो है नवपाषाण कालीन स्थल है। प्रागैतिहासिक काल का कौन सा स्थल ताम्बवती नाम से प्रसिद्ध है? अहाड़। अहाड़ जो है ये इसी को ताम्बवती के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है तांबा बनाने वाली जगह। इस संस्कृति का काल 2100 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के बीच जो है अनुमान लगाया गया है। प्रारंभिक पूर्व मानव को किस नाम से जाना जाता था? क्रो-मैग्नॉन मानव के नाम से जाना जाता था। होमोसेपियंस, क्रो-मैग्नॉन, ग्रिमाल्डी के रूप में आधुनिक मानव का प्रारंभ हुआ। यानी जो है होमोसेपियंस, क्रो-मैग्नॉन और ग्रिमाल्डी जो है ये आधुनिक मानव है। प्रारंभिक पूर्व मानव जो है क्रो-मैग्नॉन को माना जाता है। अब हड़प्पा सभ्यता के प्रश्न हम देखते हैं यहाँ से। हड़प्पा टीले के बारे में प्रथम उल्लेख निम्नलिखित में किसने दिया था? तो चार्ल्स मैसमन। ये हड़प्पा टीले के बारे में प्रथम उल्लेख चार्ल्स मैसमन ने 1826 ईस्वी में किया था। यह टीला पाकिस्तान के मांटेगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं किनारे पर स्थित था। किस पुरातत्वविद को भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक माना जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम। 1853 ईस्वी और 1773 में पुरातत्वविद अलेक्जेंडर कनिंघम ने सर्वेक्षण करके हड़प्पा में सभ्यता होने का निष्कर्ष निकाला था। इन्होंने भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक भी इन्हीं को माना जाता है। हड़प्पा सभ्यता स्थल जो लोथल है ये कहाँ पर स्थित है? लोथल जो है गुजरात में स्थित है। लोथल पुरास्थल गुजरात के अहमदाबाद जिले के भोगवा नदी के तट पर स्थित है। इस स्थल की सर्वप्रथम खोज डॉक्टर एस.आर. राव ने 1957 ईस्वी में की थी। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से फारस की मुद्रा प्राप्त हुई है? लोथल। लोथल जिसका भी ऊपर जिक्र हुआ। लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो के नाम से भी पुकारा जाता है। यह फारस की मुद्रा या सील, पक्के रंग में रंगे वस्त्र पात्रों की प्राप्ति से पता चलता है कि लोथल में सिंधु सभ्यता काल में सामुद्रिक व्यापार का गतिविधि केंद्र था। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत किस नगर के दरवाजे गली की ओर न खुल के मुख्य मार्ग की ओर खुलते थे? लोथल। लोथल सागर तट पर स्थित पश्चिमी एशिया से व्यापार का एक प्रमुख केंद्र होता था। लोथल से मिले एक मकान का दरवाजा गली की ओर न खुलकर सड़क की ओर खुलता था। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से डॉकयार्ड यानी ऐसा स्थान जहां पे जहाजों का खड़ा किया जाता है या जहाजों को बनाने का काम किया जाता है, इसके साक्ष्य मिले हैं? तो लोथल से ही मिले हैं। लोथल की सबसे बड़ी उपलब्धि डॉकयार्ड या जहाजों की गोदी है। यहाँ लोथल के पूर्वी खंड में पक्की ईंटों से का एक तालाब जैसा घेरा था। फिर सिंधु सभ्यता के किस स्थल से चावल के प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो चावल के प्रथम साक्ष्य भी लोथल से ही प्राप्त हुए हैं। तथा गुजरात में ही रंगपुर से धान की भूसी के ढेर प्राप्त हुए हैं। लोथल से प्राप्त अन्य विशेषों में क्या क्या है? बंदरगाह है, बाजरे का साक्ष्य है, फारस की मोहरें हैं, घोड़े की लघु मृदमण मूर्ति है तथा 3 युगल समाधियां जो है यहाँ से प्राप्त हुई हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो ये हमको देखना। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता था? मृतकों का टीला। ये कथन बिल्कुल सही है। मोहनजोदड़ो सिंधु प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के किनारे स्थित था। ये भी बिल्कुल सही कथन है। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में दयाराम साहनी ने की थी। ये गलत है क्योंकि दयाराम साहनी की जगह किसने की थी?
राखाल दास बनर्जी द्वारा इसको खोजा गया था 1922 में ही। ईयर सही है, ये सी वाला गलत है। मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल वहां का क्या है? विशाल स्नानागार था। निम्नलिखित में से मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? अन्नागार, जो वहां पर ग्रेनरी या अन्नागार जहां पर अन्न का भंडारण किया जाता था, ये मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत है। यह 45.71 मीटर लंबा और 15.23 मीटर चौड़ा है। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त एक मूर्ति में से एक स्त्री के गर्भ से एक पौधा निकलता हुआ, ऐसा मतलब चित्रण दिखाया गया है। तो ये जो है जिसकी बात हो रही है मूर्ति से, ये हड़प्पा में प्राप्त हुई है। हड़प्पा से मिली एक मूर्तिका में से एक स्त्री के गर्भ से एक पौधे को निकलते हुए दिखाया गया है। हड़प्पा में ही एक मुद्रा पर ऊपर की ओर पैर तथा नीचे की ओर सिर किए हुए नग्न नारी का भी चित्र प्राप्त हुआ है। सैंधव मुद्राओं का सर्वाधिक प्रचलित अभिप्राय निम्नलिखित में से कौन सा है? तो एक श्रृंगी। हड़प्पा सभ्यता की सर्वोत्तम कलाकृतियां उनकी मोहरें हैं। अब तक लगभग 2000 मोहरें प्राप्त हो चुकी हैं। अधिकांश मोहरों पर लघु रेखाओं के साथ साथ सर्वाधिक मात्रा में एक श्रृंगी, सांड, भैंस, बाघ, बकरी, हाथी आदि की आकृतियां खोदी गई हैं। चंद्रहूदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? तो ये किया था J.H. मैके ने। मोहनजोदड़ो से 80 मील दक्षिण में स्थित इस स्थल की खोज सर्वप्रथम 1931 में M.G. मजूमदार ने की थी। 1935 में इस स्थल का उत्खनन J.H. मैके ने कराया था। निम्नलिखित में से सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल 3 भागों में विभाजित है? तो धौलावीरा जो है ये तीन भागों में विभाजित है। किस तरह से? गुजरात के कच्छ में स्थित धौलावीरा की खोज R.S. विष्ट ने की थी। ये पहला जो है पूछा जा चुका कई बार, किसने खोज की? R.S. विष्ट ने की। यह नगर 3 भागों में विभाजित है। यहाँ की जल निकासी अति विशिष्ट है। इस नगर का दुर्गीकृत किला पश्चिम के बजाय दक्षिण में स्थित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये इसी तरह से एक बार क्वेश्चन पेपर में आ चुका है कि इसका जो दुर्गीकृत किला है या दुर्ग नगर है वो ज्यादातर सिंधु स्थलों में पश्चिम में मिला है, लेकिन यहाँ पर क्या है? दक्षिण भाग में स्थित था इस नगर के। निम्नलिखित में से किसकी पूजा हड़प्पा संस्कृत के लोग नहीं करते थे या नहीं होती थी? तो विष्णु भगवान की पूजा के वहां से कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। उसके अलावा मातृ देवी, शिव और पीपल के साक्ष्य मिले हैं। सिंधु सभ्यता में पूजा मातृ देवी, लिंग योनि, पीपल, कबूतर, कुबड़ वाला बैल, पृथ्वी, पशुपति, शिव आदि की जो है की जाती थी। विष्णु देवता की पूजा का प्रचलन वैदिक काल से प्रारंभ होता है, जिसके साक्ष्य वहां से मिलते हैं। भारत में सिंधु सभ्यता का सबसे अधिक स्थल किस राज्य में मिले हैं? तो गुजरात में सबसे ज्यादा सैंधव स्थल मिले हैं। सिंधु सभ्यता के अब तक लगभग 350 से अधिक स्थलों की खोज की जा चुकी है और इस सभ्यता के अधिकांश स्थल लगभग 200 स्थल गुजरात से में मिले हैं। फिर निम्नलिखित में से सही कूट का चयन करना है हमको। सर जॉन मार्शल ने हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु सभ्यता का नाम दिया था। ये फैक्ट बिल्कुल सही है। सिंधु सभ्यता का आकार चौकोर था, ये गलत है क्योंकि सिंधु सभ्यता का आकार कैसा था? त्रिभुजाकार था। सिंधु सभ्यता में पक्षियों में कबूतर की पूजा होती है, बिल्कुल सही फैक्ट है, अभी पिछले क्वेश्चन में भी आया था। सिंधु सभ्यता में सबसे अधिक जनसंख्या मोहनजोदड़ो में निवास करती थी, ये भी बिल्कुल सही है। तो इस तरह से दूसरा जो है इसमें कथन गलत है, बाकी सब सही है, तो इसका सही आंसर ये हो गया। सिंधु सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार है और वर्तमान में इसका क्षेत्रफल लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर है, जिसमें ये विस्तृत है। सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल की बात हो रही है अब, तो सबसे पूर्वी स्थल इसमें से आलमगीरपुर है। उसके अलावा हम और जान लेते हैं कि सभी पूर्वी पश्चिमी क्या है। तो सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर जो उत्तर प्रदेश में है। सर्वाधिक पश्चिमी स्थल सुतकांगेंडोर यानी ये जो बलूचिस्तान पाकिस्तान में है वर्तमान में। सबसे उत्तरी स्थल मांडा जम्मू कश्मीर में और सबसे दक्षिणी पूरा स्थल जो है दैमाबाद अहमदनगर में महाराष्ट्र में स्थित है। निम्नलिखित में से किसने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानियां बताया था? तो स्टुअर्ट पिगट नामक जो है भूतत्व जो है वेत्ता थे, उन्होंने बताया कि जो है
हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो जुड़वा राजधानियां थी। सिंधु सभ्यता के किस पुरास्थल से R37 समाधि प्राप्त की गई है? हड़प्पा से। हड़प्पा के सामान्य निवास क्षेत्र के दक्षिण में एक कब्रिस्तान के साक्ष्य मिले जिसमें समाधि R37 का नाम दिया गया है। सर जॉन मार्शल ने सिंधु सभ्यता के कार्यकाल की तिथि क्या निर्धारित की थी? तो उन्होंने जो निर्धारित की थी अपने प्रेक्षणों पे 3250 से 2750 ईसा पूर्व इसकी जो है तिथि निर्धारित की थी। लेकिन तिथियों में बहुत ज्यादा वेरिएशन है। जितने भी पुरातत्ववेत्ता हैं उन्होंने अपने अपने साक्ष्यों के आधार पर अलग अलग जो है तिथियां निर्धारित की हैं, तो उसको देखना जरूरी है। सभी पूछे जा चुके हैं। सर जॉन मार्शल ने 3250 से 2750 ईसा पूर्व बोला था। अर्नेस्ट मैके ने 2800 से 2500 ईसा पूर्व कहा था जो है। मार्टिन व्हीलर ने 2500 से 1500 ईसा पूर्व, सीजे गाइड ने 2350 से 1750 तक, फेयर सर्विस ने 2000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक, माधव स्वरूप वत्स ने 3500 से 2700 ईसा पूर्व, और जो रेडियो कार्बन डेटिंग विधि से इसकी आयु का पता लगाया गया रेडियो कार्बन 14 से, वो 2350 से 1750 है, जो आज की डेट में सबसे ज्यादा ऑथेंटिक माना जाता है। हड़प्पा से तांबा का पैमाना मिला। हमको इसमें देखना है कि कौन कौन से कथन सही हैं। तो ये बिल्कुल सही है। हड़प्पा से तांबे की एक इक्का गाड़ी मिली थी। हड़प्पा से स्वास्तिक चिन्ह के भी साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पा से एक स्त्री की मूर्ति मिली जिसके पैर फैले हुए हैं तथा गर्भ से पौधा निकल रहा है। तो ये चारों कथन जो है बिल्कुल सही है। सिंधु सभ्यता के किस पुरास्थल से नहर के साक्ष्य मिले हैं? नहर के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से मिले हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में से गलत कूट का चयन करना है, कौन सा जो है जोड़ा गलत है? तो लोथल की जो खोज है डॉक्टर SR राव ने की थी। कालीबंगा की खोज RS बिष्ट ने नहीं की थी, ये यहाँ पर गलत दिया हुआ है। इसकी खोज जो है अमलानंद घोष ने की थी 1553 में। कोटजी दीजी की बात करें तो फजल अहमद खान ने खोज की थी इसकी, और चंदहुदड़ो जो है AG मजूमदार द्वारा खोजा गया था। सिंधु सभ्यता के किस पुरास्थल में किसी दुर्ग का साक्ष्य नहीं मिला है? तो चंदहुदड़ो ऐसा जो है उसका एक नगर था जहां से किसी भी दुर्ग या किले के कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। चंदहुदड़ो सिंधु सभ्यता का एकमात्र नगर है जहां से दुर्ग के साक्ष्य नहीं मिले हैं। यही एकमात्र नगर है जहां से वक्राकार ईंटें प्राप्त हुई हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसके बारे में, चंदहुदड़ो के बारे में। और यहीं से झूकर झांगर संस्कृति के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। सिंधु घटी सभ्यता के पूरा स्थल से लिपस्टिक के साक्ष्य जो है सर्वप्रथम कहां से प्राप्त हुए हैं? चंदहुदड़ो से। चंदहुदड़ो की खोज सर्वप्रथम 1931 में MG मजूमदार ने की थी। यहां से सौंदर्य प्रसाधन में प्रयुक्त होने वाली लिपस्टिक जैसी वस्तु के प्रयोग हुए के प्रमाण मिलते हैं। सिंधु सभ्यता के किस पुरास्थल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं? कालीबंगा से। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट हुआ ये क्वेश्चन। कालीबंगा राजस्थान के गंगानगर में स्थित है, ये जरूर याद रखिएगा। इस पुरास्थल की खोज सर्वप्रथम अमलानंद घोष ने की थी। कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं तथा एक साथ 2 फसलों को बोने का भी साक्ष्य मिला है। ये भी क्वेश्चन जो है आ चुका है PCS में 1-2 बार। हड़प्पा सभ्यता के किस नगर से भूकंप आने के प्रमाण मिलते हैं? तो कालीबंगा से जो है भूकंप के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा राजस्थान में घग्घर नदी यानी सरस्वती नदी जो वर्तमान में उनको बोली जाती है कि तट पर स्थित है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। इस नगर से भूकंप आने के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सिंधु सभ्यता का कौन सा एकमात्र नगर था जिसके दोनों टीले एकमात्र सुरक्षित दीवार से घिरे थे? कालीबंगा। कालीबंगा जो है कि टीले जो है दोनों तरफ से सुरक्षा दीवार से घिरे थे। कालीबंगा में कोई भी घरेलू व सार्वजनिक नाली के साक्ष्य नहीं मिले हैं, ये भी इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यहाँ लकड़ी की नाली के साक्ष्य एक बार पूछा जा चुका है कि लकड़ी के नाली के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा के बारे में असत्य कथन हमको कौन सा है ये देखना है। कालीबंगा में एक पल्ले वाले दरवाजे के साक्ष्य मिले हैं, ये सही कथन है। कालीबंगा से आयताकार अग्नि स्तंभ के साक्ष्य मिले हैं, बिल्कुल सही है। कालीबंगा से पंचतंत्र की चालाक लोमड़ी वाली कथा का चित्रांकन मिला है, गलत है। ये चित्रांकन कहां से प्राप्त हुआ है? लोथल से प्राप्त हुआ है, इसको याद रखिएगा।
और कालीबंगा से ऊंट की हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं, ये भी सही है, तो सी गलत है। इस तरह से सिंधु सभ्यता के किस पुरा स्थल से स्त्री तथा पुरुष को एक साथ दफनाने के यानी युगल समाधान, ये युगल समाधान के नाम से क्वेश्चन आ चुका है, एक साथ जो है स्त्री पुरुष को दफनाने के साक्ष्य लोथल से प्राप्त हुए हैं। गुजरात में भोगवा नदी के इस किनारे लोथल पुरातत्व स्थल स्थित है, जिसकी खोज 1954 में SR राव ने की थी। इस पुरास्थल से स्त्री तथा पुरुष को एक साथ दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। शतरंज के खेल के प्रमाण किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? लोथल से प्राप्त हुए हैं। शतरंज भी लोथल से शतरंज के खेल तथा कैरम बोर्ड जैसे खेलों के कुछ साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सिंधु सभ्यता में प्रचलित मुद्राएं सर्वाधिक मात्रा में किस आकार की थी? चौकोर आकार की। चौकोर आकार की मुद्राएं वहां से ज्यादा प्राप्त हुई हैं। तो सिंधु सभ्यता से प्रचलित मुद्राएं वर्गाकार, बेलनाकार, आयताकार, वृत्ताकार रूपों में मिली हैं। वर्गाकार या चौकोर मुद्राएं सर्वाधिक प्रचलित थी। मुद्राओं को बनाने के लिए सेलखड़ी का स्टेटाइट जो अयस्क होता है उसका प्रयोग करते हैं, सेलखड़ी का, ये भी पूछा जा चुका, इंपॉर्टेंट है। लोथर और देसलपुर से तांबे की मुद्राएं भी प्राप्त हुई हैं। वृषभ मुद्रा का साक्ष्य किस पुरास्थल से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो स्थित सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है, जहां पर सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है। इस नगर से वृषभ मुद्रा का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। सिंधु सभ्यता के किस नगर से एक पल्ले वाले दरवाजे के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा से। और घरों में हवन कुंड और अग्नि कुंड के भी साक्ष्य यहां से प्राप्त हुए हैं। भारत का प्रथम पूर्ण विकसित सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता नाम क्यों दिया गया? तो इसका जो सबसे सटीक आंसर है वो उनको देखना है, क्योंकि सर्वप्रथम इस सभ्यता को सिंधु घाटी के तट पर खोजा गया था। ये जो है नहीं सही है, क्योंकि इस सभ्यता का विस्तार सिंधु घाटी के तटीय क्षेत्रों तक ही सीमित था, ये भी गलत है। केवल सिंधु तक नहीं सीमित था, ये महाराष्ट्र के दैमाबाद तक था, तो ये भी गलत है। क्योंकि सभ्यता की खोज के प्रथम चरण में जो स्थान मिले थे वो सिंधु एवं उसकी सहायक नदियों के तट में मिले थे, ये सबसे सही कथन है। तो इसके बारे में और डिटेल देख लेते हैं। साधारण रूप से इस सभ्यता के लिए 3 नामों का प्रयोग होता है: सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। इस सभ्यता के प्रथम चरण में जब पश्चिम पंजाब के हड़प्पा एवं तत्पश्चात मोहनजोदड़ो की खोज के बाद जो स्थान मिले थे वो सिंधु सभ्यता और उसकी सहायक नदियों के तट पर से स्थित थे, अतः इसे सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया गया। फिर निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। हड़प्पा सभ्यता में अग्नि पूजा एवं पशु बलि जो है विद्यमान थी, ये कथन बिल्कुल सही है। हड़प्पा सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार था, बिल्कुल सही है, अभी हम लोगों ने दोनों देखा। लेकिन कथन और कारण में आपस में कोई भी समन्वय नहीं है, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही होगा, अर्थात कथन कारण दोनों सही है, किंतु कथन और कारण जो है एक दूसरे की सही व्याख्या नहीं है। कालीबंगा से एक मृत पिंड पर एक ओर सींग वाले देवता का अंकन और दूसरी ओर मानव द्वारा बलि के लिए लाई गई बकरी को दिखाया गया है, जो ये सिद्ध करते हैं कि वहां पर पशु बलि की प्रथा को जो है थी। हड़प्पा सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार था, जिसका क्षेत्रफल लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। फिर सिंधु सभ्यता में गढ़ी या दुर्ग क्षेत्र किस दिशा में होता था? पश्चिम दिशा में होता था। जो दुर्ग बनाया जाता था वो पश्चिम दिशा में बनाया जाता था। प्राप्त नगरों के अवशेषों से पूर्व एवं पश्चिम में 2 टीले मिलते हैं। पूर्व दिशा में स्थित टीले पर नगर या फिर आवास क्षेत्र के साक्ष्य मिलते हैं और पश्चिमी टीले पर गढ़ी अथवा दुर्ग के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। निम्नलिखित कूटों को सुमेलित करना है, तो कौन सी चीजें कहां से मिली हैं? हड़प्पा से क्या मिला है, इसको हम डिस्क्रिप्शन में ही पूरा देख लेते हैं क्योंकि उसमें चीजें ज्यादा हैं। हड़प्पा से तरबूज के बीज, गेहूं, जौ, मटर, राई, तिल, खजूर आदि के साक्ष्य मिले हैं। लोथल से हमको बाजरा और चावल के साक्ष्य मिले हैं। रंगपुर से धान की भूसी के ढेर कई बार पूछा गया है और बाजरा प्राप्त हुआ। कालीबंगा से चने के साक्ष्य मिलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के किस पुरा स्थल से मुहर पर गरुड़ का अंकन मिलता है? हड़प्पा पे गरुड़ पक्षी जो का अंकन मिला है। तो हड़प्पा सभ्यता से अब से 2000 मोहरें प्राप्त की जा चुकी हैं अब तक। इनमें से अधिकांश मोहरें मोहनजोदड़ो से मिली हैं। मुहर पर गरुड़ का अंकन हड़प्पा पुरस्थल से मिला हुआ है। फिर हड़प्पा सभ्यता को किस ऐतिहासिक वर्ग में रखा जाता है? सी,
आद ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। क्यों? क्योंकि यहां से कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिला है। सिंधु सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक क्योंकि सभ्यता माना जाता है। सिंधु सभ्यता में जो लिपि प्राप्त हुई है वह अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी, इसलिए सभ्यता का अनुमान पर यह कहा आधारित है। इससे आद्य ऐतिहासिक काल कहा जाता है। उत्खननकर्ता और उनके जो है उनसे हमको मिलान करना है। तो कोटदीजी जो है ध्रुवीय द्वारा खोजा गया था, लोथल एसआर बिस्ट द्वारा खोजा गया था, सुटकोटदा जगपति जोशी द्वारा, और बनावली जो है एसआर राव द्वारा खोजा गया था, जिसको हम आगे देख लेते हैं इसके बारे में और डिटेल। तो कोटदीजी ध्रुवे द्वारा सिंध प्रांत में स्थित है, ये अब पाकिस्तान में है। लोथल एसआर राव द्वारा अहमदाबाद में के निकट गुजरात में स्थित है ये। सुटकोटदा जगपति जोशी द्वारा कच्छ में स्थित है, गुजरात में है। बनावली आर.एस. बिस्ट जो हिसार हरियाणा में स्थित है। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल कच्छ की खाड़ी में स्थित नहीं है? कच्छ खाड़ी जो गुजरात में है, तो ध्यान से देखिए, इसमें जो है लोथल जो है ये कच्छ की खाड़ी में नहीं स्थित है। ये लोथल गुजरात के कठिया बाड़ यानी अहमदाबाद के पास में स्थित है। कच्छ की खाड़ी में मात्र 3 पुरास्थल हैं, धौलावीरा, सुरकोटदा और देसलपुर, ये तीनों हैं। और लोथल गुजरात की खंभात की खाड़ी में है, इसको याद रखिएगा। कभी कभी लगता है कि गुजरात में लोथल भी है, तो हो सकता है कच्छ की खाड़ी के निकट हो, लेकिन लोथल जो है ये खंभात की खाड़ी के पास में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। भारत में सिंधु सभ्यता का सबसे विस्तृत पुरा स्थल कौन सा है? तो राखीगढ़ी, हरियाणा राज्य में स्थित राखीगढ़ी सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा और विस्तृत स्थल है। इस स्थल की खोज 1969 में सूरजभान और आचार्य भगवान देव, खोजकर्ताओं का नाम जरूर याद रखिएगा, सूरजभान और आचार्य देव ने की थी, और यहां से तांबे के उपकरण प्राप्त हुए हैं। निम्नलिखित में से सही कूट का चयन करना है। लोथल भोगवा नदी के तट पर स्थित है, तो इसमें हम देख लेते हैं 1, 2, 3 सही है। लोथल भोगवा नदी के तट पर स्थित है, बिल्कुल सही है। लोथल से नाव के चित्र युक्त मुद्रा प्राप्त हुई है, यानी मुद्रा यानी सिक्के या उस समय की जो है करेंसी। आटा पीसने वाली पत्थर की चक्की के साज प्राप्त हुए हैं, तो ये जो है तीनों लोथल से हैं। और लोथल से घोड़े की अस्थियां प्राप्त हुई हैं, ये गलत है, क्योंकि घोड़े की अस्थियां कहां से प्राप्त हुई हैं? सुरकोटदा से प्राप्त हुई हैं। इस स्थल का खनन 1969 में जगपत जोशी द्वारा कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का कौन सा पुरा स्थल 3 भागों में विभाजित था? तो धौलावीरा जो है जो कच्छ के रन में स्थित है, ये 3 भागों में विभाजित था। इस स्थल की खोज 1968-69 में जेपी जोशी ने की थी, तथा 1990-91 में इसका उत्खनन आर.एस. बिस्ट ने करवाया। यह एकमात्र नगर 3 भागों में, यानी दुर्ग, मध्यम नगर और निचला नगर। कई बार क्वेश्चन ये आया कि निचला नगर किसमें स्थित था, तो भी धौलावीरा आंसर होगा। तो ये 3 भागों में विभाजित था, दुर्ग, मध्यम नगर और निचला नगर में। ये इंपॉर्टेंट है इस दृष्टि से। सभ्यता, सिंधु सभ्यता के पूरा स्थल से शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से साक्ष्य प्राप्त हुए, मतलब एग्जैक्ट शॉपिंग कॉम्प्लेक्स नहीं, लेकिन कोई ऐसी संरचना होगी जहां पर ऐसा होगा कि एक साथ कई सारी दुकानें एक ही जगह पर होंगी। तो सुरकोटदा, इसका बी ऑप्शन, सुरकोटदा गुजरात के कच्छ के रन में स्थित है। इस स्थल की खोज जगपत जोशी ने की थी। यह नगर भी एक बंदरगाह था, लेकिन गोदीवाड़ा या डाकयार्ड की सुविधा यहां नहीं उपलब्ध थी। इस नगर में दुर्ग के अंदर ही शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सिंधु सभ्यता के किस पुरा स्थल से प्रवेश द्वार पर नाम पट्टिका, जैसे आजकल हम लोग नेम प्लेट्स लगाते हैं, सेम उस तरह की नाम पट्टिका जो है लगी हुई मिली? धौलावीरा से। धौलावीरा गुजरात में मनसर नदी पर स्थित है। यहाँ की जल निकासी अति विशिष्ट है, क्योंकि वर्षा का जल तालाबों में एकत्र किया जाता था। धौलावीरा के घरों के प्रवेश द्वारों पर नाम पट्टिका अंकित मिलती है। किस पुरा स्थल से प्राक हड़प्पा, हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा, यानी हड़प्पा के पूर्व, हड़प्पा कालीन और हड़प्पा के बाद के तीनों के साक्ष्य मिले हैं? रंगपुर से। गुजरात के सौराष्ट्र में मादर नदी में स्थित रंगपुर से चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं, जो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यहीं से प्राक हड़प्पा, हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा के कालों के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से एक कब्र में मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं? रोपड़ से। पंजाब में सतलज नदी के पर स्थित रोपड़ से एक कब्रिस्तान मिला, जिसमें एक कब्र में मानव के साथ
कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। कुछ इसी तरह से बुर्ज होम जो है जम्मू कश्मीर में, वहां से भी साक्ष्य प्राप्त हुए थे। सिंधु घाटी सभ्यता के किस नगर में को समृद्धों का शहर कहा जाता था, मतलब उसकी समृद्धि बहुत अधिक थी? बनवाली। ये हिसार हरियाणा में सरस्वती नदी के तट पर स्थित थी, जिसकी खोज रविंद्र सिंह बिष्ट ने की थी। इस नगर को समृद्धों का शहर कहा जाता था क्योंकि यहां से बड़े बड़े आवास के साथ वास बेसिन के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रवरा नदी के किनारे स्थित था? दैमाबाद जो गुजरात के अहमदनगर में गोदावरी की सहायक नदी प्रवरा नदी पर स्थित है। यह स्थल सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल माना जाता है। तो यहाँ पर जो है एक फैक्ट सही कर लीजिए, गुजरात नहीं, ये महाराष्ट्र होना चाहिए। ये मैंने अभी ध्यान दिया इस पर। तो ये दैमाबाद जो है महाराष्ट्र में स्थित है, अहमदनगर जिले में, ना कि गुजरात में। ये प्रिंटिंग मिस्टेक है यहाँ पर। चांदी के 2 मुकुट किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? कुड़ाल नदी के। कुड़ाल हरियाणा के हिसार में सरस्वती नदी पर स्थित है। यहां से चांदी के 2 मुकुट प्राप्त हुए हैं। फिर सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारणों पर जो है विद्वानों ने अपने अपने अलग अलग मत दिए हैं। तो उनके किस विद्वान का क्या मत है, ये हमको मिलान करना है। तो सीधे सीधे हम देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन से ही, क्योंकि उसमें ज्यादा मैटर है। गार्डन चाइल्ड, व्हीलर, जॉन मार्शल, मैके और एसआर राव, इन्होंने बताया कि बाह्य व आर्यों के आक्रमण के कारण जो है सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त हुई। ऑरल स्टाइन, एएन घोष ने बताया कि जलवायु में अचानक परिवर्तन आ जाने से सभ्यता समाप्त हुई। जॉन मार्शल ने बताया कि प्रशासनिक शिथिलता के कारण उसका अंत हुआ। KUR कनेडी ने बताया कि प्राकृतिक आपदा या कोई महामारी फैल जाने से सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ। RL राइक्स, HT लैम्ब्रिक और MR साहनी ने कहा कि भूतात्विक परिवर्तन, यानी जिस कोई भूकंप आना या उस तरह की घटनाओं के कारण जो है सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ। सिंधु सभ्यता में सबसे अधिक किस जाति के लोगों को पाए जाने की संभावना की गई है? तो सबसे ज्यादा उसमें भूमध्य सागरीय जो है प्रजाति के जो है मानव पाए गए, और भूमध्य सागरीय में भी द्रविड़ जाति, जो द्रविड़ उसकी प्रचलित जाति है, उसका सब डिवीजन है, उस जाति के लोग ज्यादा पाए गए। किस पुरास्थल से हाथी दांत तथा सीप का पैमाना प्राप्त हुआ है? तो करेक्ट आंसर है मोहनजोदड़ो और लोथल। मोहनजोदड़ो और लोथल दोनों, पहले इसमें मोहनजोदड़ो से हाथी के दांत मिले हैं और सीप का एक निर्मित पैमाना भी प्राप्त हुआ है। लोथल से हाथी के दांत का पैमाना मिला है और सीप उद्योग भी यहाँ विकसित था। तो इस तरह से कह सकते हैं कि मोहनजोदड़ो और लोथल दोनों से हाथी के दांत और सीप के पैमाने प्राप्त हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? हड़प्पाई सभ्यता में मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले हैं। ये बिल्कुल सही है, वहां कोई मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले हैं। हड़प्पाई लोगों का ज्ञान को लोहे का ज्ञान था, यही जो है सबसे बड़ा गलत तथ्य है, क्योंकि उस जमाने में केवल तांबे का ही ज्ञान था और कुछ अन्य धातुओं का। लोहा जो है लौह युगीन सभ्यता में उसके बाद जो है खोजा गया। सैंधव काल में सर्वाधिक पूजा मातृ देवी की होती थी, बिल्कुल सही कथन है। हड़प्पाई समाज में सती प्रथा, पर्दा प्रथा आदि सामाजिक बुराइयां नहीं थी, ये भी सही है। फिर निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है? हड़प्पा के शवों को दफनाने तथा मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा थी, बिल्कुल सही है। स्वास्तिक चिन्ह के साथ हड़प्पा सभ्यता से मिले हैं, ये भी सही है, वहां से स्वास्तिक चिन्ह के साथ भी मिले हैं। मनके बनाने का कारखाना मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ, ये गलत है। मनके बनाने का कारखाना कहा था लोथल और विशेषकर चंदगुदड़ो। तो लोथल और चंदगुदड़ो में मनके बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ है। लोथल एवं कालीबंगा में युग्मित समाधियां मिली, ये कथन भी सही है। सिंधु सभ्यता के किस पुरा स्थल से पशुपति शिव के प्रमाण मिले हैं? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। उनके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता एवं भैंसा इनकी जो है विराजमान उस पर दर्शाए गए हैं। भारत सेवक समाज नामक संस्था ने किस सिंधु सभ्यता के पुरास्थल को खोजने में सहायता प्रदान की थी? आलमगीरपुर जो उत्तर प्रदेश में है, मेरठ के किनारे हिंडन नदी। तो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में मेरठ जिले के यमुना की सहायक नदी हिंडन नदी पर स्थित है। यह हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी स्थल है, पूर्वी पुरा स्थल है।
इस पुरास्थल की खोज में भारत सेवक समाज संस्था का विशेष योगदान रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कोटदी जी तथा आमरी में नगर की किलेबंदी नहीं थी, सही कथन है। लोथल की बस्ती वर्गाकार थी, ये गलत है। हड़प्पा समाज में दास प्रथा का प्रचलन नहीं होता था, ये सही है। और हड़प्पा सभ्यता की ईंटों का जो अनुपात था 4:2:1 था, ये भी सही है। लोथल की बस्ती का आकार कैसा था? आयताकार था, ना कि जो है वर्गाकार। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, जिसको ऑक्सफोर्ड प्रणाली के नाम से जानते हैं, और समकोण पर काटती हुई नगर को 5-6 भागों में बांट देती थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मलेरिया के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। KUR केनेडी ने ऐसा दावा किया है कि मोहनजोदड़ो से मलेरिया के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो की प्रसिद्ध मुहर पर देवता किन पशुओं से घिरे थे? क्वेश्चन 2-3 बार आया है PCS में। गैंडा, हाथी, भैंसा और चीता, ये 4 जानवर थे जो उनकी पशुपतिनाथ के चारों ओर से घिरे हुए थे। इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर पर एक साधु का चित्र मिला है जो पद्मासन मुद्रा में विराजमान है, जिसे पशुपति शिव की संज्ञा दी गई है। इसकी दाईं ओर चीता तथा हाथी और बाईं ओर गैंडा तथा भैंसा चित्रित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र से नहीं जुड़ा हुआ था? लोथल डायरेक्टली जो है समुद्र से नहीं जुड़ा हुआ था, समुद्र से जुड़ा हुआ था, या नहीं, मैं गलत पढ़ गया। समुद्र से जुड़ा हुआ था लोथल, क्योंकि लोथल एक डॉकयार्ड था। तो उसके अलावा कालीबंगा, रोपड़ और आलमगीर, इनका समुद्र से कोई कनेक्शन नहीं था। लोथल का टीला अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। लोथल की सबसे प्रमुख उपलब्धि जहाजों की गोदी, डॉकयार्ड में क्या होता है? जहाजों के बनाने का कारखाना होता है, जिससे कि इस नगर से प्रसिद्ध बंदरगाह होने का पता चलता है। यहां से प्राप्त फारस की मुद्रा से पता चलता है कि इस बंदरगाह से दूसरे देशों से व्यापार होता था। निम्नलिखित में से कौन सी फसल सिंधु सभ्यता के लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की जाती थी? हमेशा नहीं पे जरूर ध्यान दीजिएगा। तो दालों के कोई साक्ष्य नहीं प्राप्त हुए। बाकी चावल, गेहूं और जौ, इनके उत्पादन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सिंधु सभ्यता से 9 प्रकार की फसलें पहचानी गई हैं जिनकी यहाँ पर खेती होती थी, जिनमें से कौन से हैं? चावल, गेहूं, जौ, कपास, खजूर, तरबूज, मटर, बाजरा और तिल, ये सब मुख्य हैं। जो यहाँ के प्रमुख खाद्यान्न कौन से थे? गेहूं और जौ। निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? वहां के निवासी पासे के खेल से परिचित थे, ये सही है। वहां के निवासी ज्यामितीय रूपांकनों का प्रयोग करते थे, ये भी सही है। लोथल के निवासियों के मकान निर्माण में पक्की ईंटों का प्रयोग कभी नहीं किया गया, ये यहाँ पर गलत है। यही कथन। कालीबंगा के अधिकतर मकान कच्ची ईंटों का प्रयोग किया जाता था, ये सही है। लोथल के मकानों का निर्माण पकी हुई ईंटों से किया जाता था। यहां से गोदीवाड़ा यानी डॉकयार्ड तथा मकानों के चारों ओर मोटी दीवार व अन्य इमारतें मिली जो पक्की ईंटों से बनी हुई हैं। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से समाधान हेतु काष्ठ यानी शव पेटिका, जिसको वुडन कफन कहते हैं, के साक्ष्य मिले हैं? जिस तरह से क्रिश्चियंस में आपने देखा होगा कि वुडन कफन में जो है उनको रख के दफनाया जाता है, तो उसी तरह की शव पेटिका की इसमें बात हो रही है। तो हड़प्पा में इस तरह के जो है साक्ष्य मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हड़प्पा में आवास क्षेत्र के दक्षिण में R37 नामक कब्रिस्तान पाया गया है, जिसमें समाधान हेतु ताबूत यानी काष्ठ शवपेटिका प्राप्त हुए हैं। ये ताबूत देवदार की लकड़ी से निर्मित थे। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थल हड़प्पा स्थल हिंदू कुश के उत्तर में स्थित था? हिंदू पर्वत आप जानते हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो है बीचों बीच में पड़ता है। तो सोरतुगाई नामक हड़प्पा स्थल अफगानिस्तान में हिंदू कुश पर्वत के उत्तर में स्थित था। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। सब सूची मिलान करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ऋग्वेद का जो पढ़ने वाला होता है उसको क्या कहते हैं। तो इसका होगा होता या हुरोत, जो है ये ऋग्वेद को पढ़ने वाले को कहते हैं, और सामवेद को पढ़ने वाले को उद्गाता कहते हैं। यजुर्वेद पढ़ने वाले व्यक्ति को जो है या जो पुरोहित होता है उसको अर्धर्व कहते हैं, और अथर्ववेद पढ़ने वाले को ब्रह्म कहते हैं। तो इस तरह से जो है ये इसका मिलान हो गया। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ऋग्वेद का हुरोत इस कार्य देवताओं को यज्ञ में आहुत करना था। फिर
इसका कार्य सोमदेव उद्गात, सॉरी सामवेद है, ये गलत छप गया। सामवेद जो है उद्गाता, इसमें जो है देवताओं की स्तुति में गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। यजुर्वेद को पढ़ने वालों को अर्थर्व कहते हैं, इस यज्ञ में विधियों का प्रतिपादन किया गया है। और अथर्ववेद को पढ़ने वाले को ब्रह्म कहते हैं, इसमें लोक परंपराओं का संकलन है, भूत प्रेत, अंधविश्वास तथा विभिन्न प्रकार की औषधियों का उल्लेख इसमें मिलता है। किसमें? अथर्ववेद में। वेद त्रयी की संज्ञा किसके दी जाती है? 3 वेदों को एक साथ जो है वेद त्रयी कहा जाता है। तो ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, यानी अथर्ववेद इसमें शामिल नहीं किया जाता है। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को मिलाकर वेद त्रयी बोला जाता है। ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, जिसको दशराज युद्ध भी कहते हैं, किस नदी के किनारे लड़ा गया था? परुष्णी नदी के किनारे लड़ा गया था। भरत वंश के राजा सुदास तथा अन्य 10 राजाओं के साथ ये युद्ध हुआ था, जिसमें 5 आर्य तथा 5 आर्योत्तर जनों के प्रधान थे। यह दशराज युद्ध परुष्णी नदी के तट पर हुआ था। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार किस देवता का उल्लेख मिलता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे ज्यादा बार इंद्र का उल्लेख मिलता है। उसके अलावा देखते हैं हम, तो इंद्र का जो उल्लेख किया गया है 250 बार किया गया है, 250 बार। अग्नि का 200 बार, विष्णु का 100 बार और वरुण का 30 बार उल्लेख किया गया है ऋग्वेद में। निम्नलिखित में से किस नदी को नदीतमा कहा गया है? तो सरस्वती नदी को नदीतमा कहा गया है। ऋग्वैदिक काल की सिंधु के बाद दूसरी सबसे महत्वपूर्ण नदी सरस्वती थी। ऋग्वेद में सरस्वती को नदीतमा यानी नदियों में प्रमुख, ये इसका अर्थ हो गया, कहा गया है। सरस्वती नदी को सबसे ज्यादा पवित्र माना जाता था। ऋग्वेद में किस नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है? सबसे ज्यादा बार किस नदी का उल्लेख हुआ है? सिंधु नदी का। सिंधु नदी का सर्वाधिक बार उल्लेख हुआ है। सिंधु नदी का ऋग्वेद में सर्वाधिक महत्व था, इस कारण इसका उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है। सिंधु नदी को उसके आर्थिक महत्व के कारण हिरण्य नाम से भी जाना जाता था। इंपॉर्टेंट है, हिरण्यिनी नाम से भी इसको जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ये हमको देखना है। तो ग्राम संभव कई परिवारों के समूह को कहते थे और ग्रामीणी जो है ग्राम का प्रधान होता था, ये सही कथन है। विष कई गांवों का समूह होता था, इसका प्रधान जो है विस्पति कहलाता था, ये भी सही है। ऋग्वेद में जन शब्द का प्रयोग केवल 4 बार हुआ है, ये गलत है, क्योंकि इससे अधिक बार हुआ भी बताते हैं। ऋग्वेदिक काल में राजा का पद अनुवांशिक हो चुका था, ये भी जो है सही है। तो ऋग्वेद में जन शब्द का जो प्रयोग किया गया वो 275 बार मिलता है, जबकि जनपद शब्द का उल्लेख केवल 1 बार भी नहीं मिलता है। आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था कौन सी थी? विदथ जो है आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था थी। इसे जनसभा भी कहा जाता था। इसके अलावा और डिफिनेशंस भी जान लीजिए। सभा किसको कहते थे? यह श्रेष्ठ तथा संभ्रांत लोगों की संस्था थी। समिति, यह केंद्रीय राजनीतिक संस्था थी। समिति राजा की नियुक्ति, पदच्युति या उस पर नियंत्रण रखती थी। और स्पर्श क्या था? जनता की गतिविधियों को देखने वाला गुप्तचर विभाग या गुप्तचर जो होते थे उनको स्पर्श कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवार के प्रधान को कुलप या गृहपति कहा जाता था। ये हमको देखना है कि इसमें कौन कौन से सही हैं। तो ये सही है, परिवार का प्रधान जो कुलप या गृहपति कहा जाता था। आर्य समाज पितृ सत्तात्मक था, ये जो है कथन बिल्कुल सही है। और ऋग्वैदिक काल में एकाकी परिवार प्रचलित था, ये इसका तीसरा बिंदु गलत है। ऋग्वेद का प्रथम तथा 8वां मंडल सबसे अंत में जोड़ा गया, ये भी जो है कथन बिल्कुल सही है। तो इस तरह से उत्तर डी सही होगा। 1, 2, 4 कथन सही हैं। ऋग्वेद काल में संयुक्त परिवार की प्रथा थी। परिवार की संपन्नता का मापदंड परिवार की बृहदत थी, मतलब जो परिवार जितना बड़ा होता था उसको उतना संपन्न जो है माना जाता था। फिर सुमेलन करना है, तो इसमें हम देखते हैं सीधे सीधे। ऋग्वेद जो है इसमें आयुर्वेद का उल्लेख मिलता है। यजुर्वेद में ये जो है इसमें इसके वेद और उपवेद हमको बताने हैं। तो ऋग्वेद में आयुर्वेद का उपवेद आयुर्वेद है, यजुर्वेद का धनुर्वेद है, सामवेद का जो है गंधर्व वेद है और अथर्ववेद का जो है उपवेद कौन सा है? शिल्प वेद है। किस वेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है? सामवेद को जो है भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। सामवेद में देवताओं की स्तुति में गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है, इसे भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। देखिए यहाँ पर सामदेव लिखा हुआ है, कई जगह ये गलती है, टाइपिंग मिस्टेक है।
तो इसको आप सामवेद ही पढ़िएगा। निम्नलिखित में से किस वेद को विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है? ऋग्वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ है विश्व का, और इसमें सूक्तों का संग्रह है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल, 1028 सूक्त तथा 10,400 मंत्र या श्लोक हैं। वेदों का संकलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया है? कृष्ण द्वैपायन द्वारा जो है वेदों का संकलन किया गया है। वेदों को श्रुति भी कहा जाता है क्योंकि अपने संकलन के पूर्व ये गुरु शिष्य की श्रावण परंपरा के अनुसार ही जीवित थे। मतलब ये कहीं पे लिखित रूप से नहीं थे। एक पीढ़ी में गुरु अपने शिष्य को देता था, शिष्य अपने शिष्य को देता था, इस तरह से ये चलता था, इसीलिए इसको श्रुति भी कहा जाता है। सर्वप्रथम वेदों का संकलन जो है कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास ने किया था, इसलिए इनको वेदव्यास नाम भी जाना जाता था क्योंकि उन्होंने वेद का व्यास किया, यानी वेद की रचना की। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? 10 राज युद्ध सुदास की विजय हुई थी, ये बिल्कुल सही कथन है। ऋग्वेद का 10वां मंडल सोम देवता को समर्पित है, ये भी कथन सही है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में चारों वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है, ये कथन गलत है। आगे इसका स्पष्टीकरण देखते हैं। ऋग्वेद का 8वां मंडल कण्वों और आंगिरिस वंश को समर्पित है, सही है। तो ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है में वर्णित पुरुष सूक्त में विराट द्वारा चारों वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है। इसके द्वारा ब्राह्मण की उत्पत्ति मुख से, क्षत्रिय की उत्पत्ति उनकी भुजाओं से, वैश्य की उत्पत्ति उनकी जांघों से तथा शूद्र की उत्पत्ति उनके पैरों से हुई थी, ऐसा वर्णन इसमें किया गया है। आर्यों के बारे में एक अवधारणा थी कि उत्तरी ध्रुव से वो आए थे, तो इस अवधारणा के प्रतिपादक कौन थे या किसने इसको दिया था? तो बाल गंगाधर तिलक जो थे, उन्होंने यह अवधारणा दी थी कि आर्यों को उत्तर ध्रुव का निवासी माना था उन्होंने। ऋग्वेद के 2 और 10वें मंडल के आधार पर निष्कर्ष निकाला गया है कि आर्य उस भौगोलिक मूल के थे जहां 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात हुआ करती थी। इसका वर्णन उन्होंने अपनी पुस्तक आर्कटिक होम ऑफ द वेदास में किया है, बाल गंगाधर तिलक ने। हिट्टानी संस्कृति की धार्मिक आस्था निम्नलिखित में से कौन कौन से देवता विद्यमान थे? तो इसमें हमको देखना है इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य, ये 4 देवता जो हैं वो हिट्टानी संस्कृति की धार्मिक आस्था के वैदिक देवता थे। इसका वर्णन देखते हैं। 1400 ईसा पूर्व के जो बोगास कोई यानी एशिया माइनर के अभिलेख प्राप्त हुआ है, इसमें हिट्टानी तथा मित्तानी राजाओं के मध्य संधि में वैदिक देवताओं 4 का वर्णन किया गया है। इंद्र, वरुण, मित्र और नातस्य का उल्लेख से ज्ञात होता है कि ऋग्वेद उस समय से पहले ही भी विद्यमान था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको सुमेलन देखना है। नदियां और उनके आधुनिक नाम कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले हम देखते हैं सरस्वती नदी को क्या कहते थे उस समय? घग्घर या हकारा कहते थे। यहां से हम लोग इसको देख लेते हैं, ज्यादा इजी रहेगा। तो सरस्वती को घग्घर या हकारा के नाम से जानते थे। सिंधु को सिंधु नदी से ही नाम से आधुनिक नाम है आजकल। अस्किनी जो है चिनाब नदी के नाम से आजकल जो है जानी जाती है। सतुद्री आज की आधुनिक सतलज है। विस्ताता झेलम का नाम है। विपाशा व्यास का पुराना नाम है और परुष्णी जो है आधुनिक रावी नदी का नाम है। वेदांग में किनका समावेश होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेदांग के जो है 6 जो है मुख्य वो माने जाते हैं भाग: कल्प, शिक्षा, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। ये 6 मिलकर वेदांग की रचना करते हैं। तो वेदांगों की संख्या 6 हो गई। अब शिक्षा क्या होता है? वैदिक स्वरों के शुद्ध उच्चारण हेतु शिक्षा का निर्माण हुआ, इसको शिक्षा कहा गया। कल्प, ये ऐसे कल्प होते हैं जिसमें विधि एवं नियम का उल्लेख किया जाता है। व्याकरण क्या है? इसमें नामों एवं धातुओं की रचना, उपसर्ग एवं प्रत्यय के प्रयोग, समासों एवं संधि के नियम बताए गए हैं, उसको हम जो है व्याकरण के नाम से जानते हैं। निरुक्त जो है शब्दों का अर्थ क्यों होता है यह बताने वाला शास्त्र जो है निरुक्त कहलाता है। फिर छंद की अगर बात करें, वैदिक साहित्य में गायत्री, विष्टुप, जगती, वृहति और छंदों का आदि का प्रयोग हुआ है। ज्योतिष शास्त्र में के विकास को दिखाया गया इसमें ज्योतिष के। सदा नीरा निम्नलिखित में से क्या है? सदा नीरा एक नदी का नाम है जो गंडक है। गंडक को सदा नीरा कहते हैं। इसमें हर समय पानी बहता रहता है तथा सतपथ ब्राह्मण में भी इसका उल्लेख किया गया है।
अघन्या निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है? अघन्या जो है गाय के लिए प्रयोग किया जाता है। वैदिक काल में गाय को अघन्या माना जाता था, जिसका अर्थ होता है ना मारने योग्य, और गाय को मारने वाले को सबसे कठोर दंड यानी मृत्युदंड दिया जाता था। ऋग्वेद में उष्णीय का उल्लेख किसके लिए हुआ है? उष्णी का उल्लेख हुआ है सिर पर धारण करने वाली पगड़ी के लिए। ऋग्वेद में उष्णी का उल्लेख सिर पर धारण करने वाली पगड़ी के लिए होता है। उसके अलावा जो शब्द हैं उनका अधिवास किसको कहा गया है? ऊपरी वस्त्रों को, जो हम शरीर में ऊपर से वस्त्र पहनते हैं। वास जो है निचले वस्त्रों को कहा गया है, और नीवी जो है अंदरूनी वस्त्रों को। निचले वस्त्र का मतलब कमर से नीचे पहने जाने वाले वस्त्र, और नीवी वस्त्र मतलब अंडरगारमेंट्स, जो आज अगर जो इंग्लिश में हम बोले तो। निम्नलिखित में से सही कूट का हमको चयन करना है। तो सबसे पहले देखते हैं, कृषि योग्य भूमि को उर्वरा या क्षेत्र कहा जाता था। बिल्कुल सही है ये कथन। फिर ऋग्वेद में गव्य एवं गव्यति शब्द जो है चरागाह के लिए प्रयोग होता था, ये भी सही है। व्यापार अयस नामक लोगों के हाथ में था, ये यहाँ पर गलत है। विनिमय के माध्यम से के रूप में निस का प्रयोग मिलता है, तो इसका हम विश्लेषण देखते हैं। व्यापार पण नामक लोगों द्वारा किया जाता था, तो यहाँ जो अयस है वो गलत है। व्यापार करता या व्यापारियों को क्या कहते थे? पण कहते थे। और व्यापार वस्तु विनिमय पर आधारित होता था। व्रीहि शब्द का निम्नलिखित में किसके लिए प्रयोग किया जाता था? व्रीहि शब्द का प्रयोग